हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये आज 13 नंबर की क्लास है जो कि मैंने लूसेंट का 1000 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ। तो 12 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और ये आज 13 नंबर की क्लास है। अगर आप 1000 क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो लूसेंट का काफ़ी हद तक मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लूसेंट करा ही दिया हूँ। और ये लगभग लगभग सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने इससे पहले 300 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया हूँ। आज इसके आगे वीडियो रहेगी। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 301। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और 13 अप्रैल 1919 को ये था, बैसाखी का दिन था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जलियांवाला बाग है क्या, इसकी पूरी कहानी क्या है। देखिए, रोलक एक्ट पास होता है मार्च 1919 में। तो रोलक एक्ट पास होता है तो उसमें जो क्रांतिकारी लोग थे सभी को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो रोलक एक्ट जो कानून था ये बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का एक कानून था। इसमें क्या होता है, जो क्रांतिकारी नेता थे इनमें सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना कुछ कहे। तो पंजाब के दो बड़े नेता थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पंजाब के कुछ कुछ लोगों ने, जलियांवाला बाग पड़ता है पंजाब में ही, तो वहां पर इकट्ठा हुए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तो प्रदर्शन कर रहे थे कि इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि माइकल ओडायर पंजाब का गवर्नर होता है, उसके पास ये खबर पहुंचती है। तो वो जनरल डायर को भेजता है और जनरल डायर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। काफ़ी उसमें हद से ज़्यादा मारे जाते हैं। और वहीं पर एक कुआं होता है बीच में, इसी बाग के बीच में कुआं होता है, तो वहाँ पे कुआं पूरा, ऐसा सुना जाता है, कुआं भर जा गया था। इसमें करीब हजारों की संख्या में मौत हुई थी। तो अब इससे जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये था बैसाखी का दिन। तो उस टाइम पूछ सकता है कि पंजाब का गवर्नर को था। पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओडायर था। और लेकिन गोली किसने चलवाई थी? जनरल ओडायर ने गोली चलवाई थी। तो जो उधम सिंह थे वो जनरल ओडायर को नहीं मारे थे, वो माइकल ओडायर को मारे थे। ये मारे थे 1940 के करीब में उधम सिंह मारे थे, क्योंकि उधम सिंह उसी बाग में उस टाइम छोटे बच्चे थे, मौजूद थे। और उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। तो इतने क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा कमीशन बैठाया गया था? तो हंटर कमीशन इसी के द्वारा गठन किया गया था। और इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 302। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 260, ये वित्तीय आपातकाल बिल्कुल गलत है, ये है 360 में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवा जो है वो अनुच्छेद 312 में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत उत्तर हो जाएगा। इसका होगा 360, 260 ना कि 360। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 303। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है वो क्या कहलाता है? तो इसके लिए हम लोग मैप देखेंगे, जिससे कि मैप से सारे तट समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है हमारा समुद्री तट, ये वाला पूरा समुद्र से तट घिरा हुआ है। तो कौन से तट को क्या कहते हैं ये हमें जान लेना है। तो ये गुजरात वाला ये तट है, इसे बोलते हैं काठियावाड़ का तट। और यहाँ देखिए दमन दीव और ये महाराष्ट्र वाले तट को ये पूरा बोलते हैं कोंकण तट। और गोवा से और ये कर्नाटका वाले तट को बोला जाता है केनरा तट। और ये पूरा केरल वाला जो तट है इसी को बोल दिया जाता है मालाबार तट। और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो तट है इसको बोल दिया जाता है कोरोमंडल तट। और ये उड़ीसा जो है इसको बोल दिया जाता है उत्कल तट।
तो इतनी सारी बातें याद रखें। अब इसमें तमिलनाडु का जो समुद्र तट है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 304, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो जो ब्रिटिश काल में दिल्ली की सबसे पहले भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो कलकत्ता 1911 में घोषणा किया गया और कलकत्ता से दिल्ली इसकी राजधानी 1912 में दिल्ली राजधानी पहुंच गई। तो क्या होता है कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आते हैं और दिल्ली दिल्ली दरबार लगा रहता है दिल्ली में 1911 में। तो और इसी के दिल्ली दरबार में क्या क्या होता है कि कलकत्ता से जो कलकत्ता की जो राजधानी थी पहले भारत की वो दिल्ली आ जाती है। और इसी टाइम बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। और एक चीज इसमें पूछ सकता है कि इस टाइम का जो वायसराय कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय था वायसराय इस समय, क्योंकि वायसराय भी पूछ लेता है कि इसके काल में कौन सी चीज घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर है 305, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो सत्याग्रह जो प्रारंभ किया था सर्वप्रथम कहाँ किया था, इसको जानने के लिए आपको सारे जो डेट्स हैं इसको जरूर याद रखना है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह है, ये हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1917 में। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। और खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था ये 1918 में, ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था ये 1928 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था 1918 में। तो महात्मा गांधी का सबसे पहला जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 306, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालाबार का पठार है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार जो पड़ता है ये पड़ता है लगभग कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। और जो दक्कन का पठार है ये सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो दक्कन का पठार भी याद रखें, सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में मालाबार का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 307, भारत की तट रेखा है। तो भारत की जो तटीय रेखा है वो लगभग कितनी है? तो इसके लिए हमें मैप से ज़्यादा समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत का मैप है, ये हमारा समुद्री तट है। तो यही पूछा है कि समुद्री तट भारत की तट की रेखा कितनी है? तो जो तटीय रेखा है वो 6100 है, लगभग 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तटीय रेखा। अब देखिए अगर यही देखा जाए कि भारत की कुल कुल क्षेत्र कुल जो रेखा है ये पूरे चारों तरफ पूरा कितना पड़ेगा? ये पड़ जाता है लगभग 15,200 कितना? 15,200 पड़ जाता है किलोमीटर, ये पूरा स्थल और तट रेखा दोनों मिला करके। और अगर हम जो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, अगर इस तट रेखा को पूरा मिलाकर टोटल तट रेखा मिलाकर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर पूरा टोटल हो जाएगा। अगर लेकिन स्थल और कुल कुल तट रेखा मिलाकर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 22,716.6 किलोमीटर टोटल मिला के हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने कुल टोटल तट रेखा बता दिया है, आप लोग पूरा को जरूर ध्यान है क्योंकि क्वेश्चन भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 308, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो जो भारत के तट रेखा से लगे हुए राज्य हैं वो कितने हैं? वो हैं 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका सबसे बड़ा तटीय रेखा कौन सा है? वो है गुजरात। सबसे बड़ा तट रेखा अगर पूछता है तो सबसे बड़ा तट रेखा कौन सा है? गुजरात का है। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा ये है। तो सबसे छोटा तट रेखा किसका है? गोवा का है, क्योंकि यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। क्वेश्चन नंबर है 309, रेशम कीड़ा पालन को कहते हैं। रेशम जो कीड़ा पाला जाता है ये किसको कहते हैं? तो रेशम कीड़ा पालन कहते हैं सेरीकल्चर को। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रेशम कीड़ा पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अब देखिए एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और हॉर्टिकल्चर जो है ये बागवानी
बागवानी की जो कृषि होती है उससे संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर है, ये फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 310। 1915 और 16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, होम रूल जो नेतृत्व किए थे वो तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने पुणे में शुरू किया था। और एनी बेसेंट जो थी, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, इन जगहों पर एनी बेसेंट होम रूल लीग का आरंभ किए थे। तो दोनों को जरूर याद रखिएगा। इसका होम रूल का उद्देश्य क्या था? होम रूल जो लीग और आंदोलन था, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्त करना था। इसका यही मेन उद्देश्य था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर है 311। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति को और भी नाम से जानते हैं, जैसे ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये नियम या संचालन समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 312। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो जो भूदान आंदोलन था, ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भूदान आंदोलन 1991 में शुरू हुआ था। इसका 1951 में शुरू हुआ था। इससे क्या था? भूमि सुधार से संबंधित था। तो जिसके पास ज़्यादा जमीन थे, वो जो गरीब लोग थे, उसको देना था। इस भूदान आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसको शुरू किया था विनोबा भावे के द्वारा, इसको शुरू किया गया था। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 313। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, ये कहाँ से लिया गया है, ये पूछा है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी बोल दिया जाता है। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, और भी ऑप्शन है, इनको देख लेते हैं। फ्रांस से जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है हमारा, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व के विचार कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से लिया गया है हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से लिया गया है। और यूएसएसआर या रूस, इसी को रूस से हमारा लिया गया है मूल कर्तव्य। रूस से हमारा क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। और अगर यहीं पे पूछता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 314। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए, इन सारे ऑप्शनों को देखना पड़ेगा। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है नागरिकता। नागरिकता हमारा संविधान के भाग 2 में है, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है मौलिक कर्तव्य, ये संविधान के भाग 4A से लिया गया है। तो इसका यही उत्तर हो जाए, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं सुमेलित है। तो इसका 6 से नहीं होगा, 4A होगा। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। ये पूरी इस क्वेश्चन से इतने सारी जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 315। चैत्र भूमि किसकी समाधि स्थल है? चैत्र भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो चैत्र भूमि है बी.आर. अम्बेडकर साहब की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चैत्र भूमि इसकी समाधि स्थल है। अब जैसे और लोग समाधि स्थल, जैसे मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। और जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांति वन। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है। और राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर है 316। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था, ये हुआ था 1992 में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और ये हुआ था रियो डी जेनरियो में। रियो डी जेनरियो कहाँ पड़ता है? ये ब्राजील में पड़ता है। तो रियो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था, पर्यावरण को बचाना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर है 317। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एलिमिनेट करना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से आते हैं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 339 ए। 339 ए में है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी सभी को। ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद बी है, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40। 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन क्या है? अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है। यही ऑप्शन गलत है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम जान लेते हैं अनुच्छेद 48 में क्या है। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य सरकार करेगी। तो इसका अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य सरकार करेगी। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये है अनुच्छेद 50 में है, न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक अलग करना। क्वेश्चन नंबर है 318। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह भी वैसे ऑप्शन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम सारे ऑप्शनों को एक साथ देखेंगे कौन सा कहाँ का है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है कहाँ पर? सिक्किम में नाथुला दर्रा है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर नाथुला दर्रा? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में ही है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है। और पालघाट दर्रा जो है ये केरल में स्थित है। और सभी ऑप्शन सही है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए था। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा और दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर है 319। 319 फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एक तो कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ये भी याद रखिएगा। और एक उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फूलों के अध्ययन का फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं और एंथोलॉजी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एग्रोस्टोलॉजी है फसलों का अध्ययन, क्या कहलाएगा? एग्रोस्टोलॉजी। और विटीकल्चर अंगूर का अध्ययन जो करते हैं विटीकल्चर के उसमें आता है। और वर्मी कल्चर जो है, वर्मी कल्चर केचुआ जो फूलों का, वर्मी कल्चर जो है केचुए का अध्ययन जो है वर्मी कल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 320। परमाणु के नाभिक में अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये हमारा परमाणु है और ये इसके भी नाभिक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? परमाणु के नाभिक में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? परमाणु के नाभिक में। और साइड साइड में कौन घूमता है? वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहरी कक्षा में। और नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 321। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, वही बात आ जाएगी, इनके सारे ऑप्शन को हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है अश्वशक्ति। तो अश्वशक्ति किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है समुद्री। जो समुद्र के नापते हैं समुद्र की दूरी, संचालन में दूरी की गई। तो समुद्री जो समुद्री है या संचालन में दूरी की गई, इसको नापते हैं। और सेल्सियस, सेल्सियस हमारे क्या है? सेल्सियस ना कि उष्मा, उष्मा की इकाई जूल होती है। तो सेल्सियस किसकी है? ताप की। ताप की इकाई क्या है? सेल्सियस है। उष्मा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा कौन सुमेलित नहीं है। तो सेल्सियस उष्मा नहीं होगा, सेल्सियस क्या होगा? तापमान होगा। उष्मा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 322।
प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष कभी कभी पूछ सकता है, तो कितना होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है क्या? कैंडला प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है। और समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है 323। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की जो संसद का नाम है उसे डाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मजलिस कहाँ की संसद है? मजलिस है ईरान की संसद है मजलिस। और अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है? शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। और कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? वो है अमेरिका। तो इतना सारा आप लोग ऑप्शन से भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं पूरी लूसेंट को कंप्लीट करा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 324। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब और भी ऑप्शन है, इनको देख लेते हैं। जैसे 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस, 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 325। निम्नलिखित नोबल गैस में से कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेडान। रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और रेडान को रेडियोधर्मी भी गैस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले नोबल गैस से कितनी होती है ये हमें जान लेते हैं। नोबल गैस से कितनी होती है? 6 होती हैं। तो नोबल गैस से कितनी अभी तक हमें मिली है? 6 होती हैं। पहला है हीलियम, दूसरा है नियान, तीसरा है आर्गन, चौथा है क्रिप्टॉन, पांचवा है जेनॉन और छठा है रेडान। रेडान जो कि वायुमंडल में ही नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो ज़रूर हम बनाएंगे और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।